नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हम बात करेंगे डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष को खेल मंत्री ने किया निलंबित और गुजरात से शराब में मिली छूट। अब ऐसे तमाम मुद्दों पर और तमाम घटनाओं पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रिपोर्टर लाइव की, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देंगे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे खेल मंत्रालय से, जहां खेल मंत्रालय का बड़ा फैसला हुआ है। क्या है बड़ा फैसला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रज्ञा मिश्रा। खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ की नवनियुक्त WFIA की संस्था को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि ये फैसला उन्होंने कुश्ती महासंघ की जल्दबाजी से संस्था की नियुक्ति को लेकर किया है। आपको बता दें कि इसमें जो नवनियुक्त अध्यक्ष संजय सिंह थे, उन्हें भी निलंबित कर दिया गया है। मंत्रालय ने WFI के नवनियुक्त अध्यक्ष संजय सिंह को भी सस्पेंड कर दिया है। संजय सिंह को बीजेपी सांसद और पूर्व WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी बताया जाता है, उन्हें भी अब सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें कि नवनियुक्त भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित करने के पहले पहलवानों के विरोध के बाद भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ के अध्यक्ष के पद से हटा दिया था। उसके बाद से चुनाव हुआ और ब्रजभूषण शरण सिंह के ही करीबी संजय सिंह को चुनाव जीत गए। संजय सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद दिग्गज पहलवान साक्षी मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया था। उसके बाद से बजरंग पुनिया ने पद्मश्री लौटा दिया था। उनके अलावा हरियाणा के पैरा एथलीट वीरेंद्र सिंह ने भी पद्मश्री लौटाने का ऐलान कर दिया था। केंद्र के खेल मंत्रालय द्वारा ये डिसीजन लेने के बाद से बजरंग पुनिया, जो कि पहलवान हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि अब वो अपना पद्मश्री वापस ले लेंगे। उसके साथ ही साक्षी मलिक ने भी इस फैसले को सही बताया। उन्होंने बोला है कि जिस तरह से ये कुश्ती महासंघ को रद्द किया गया है, वो कहीं ना कहीं सभी पहलवानों के लिए बेहतर है। कैमरा पर्सन सुशील बहल के साथ मैं प्रज्ञा मिश्रा, इंडिया वॉइस। शराबबंदी पर गुजरात सरकार का बड़ा फैसला है। क्या है फैसला, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ज्योति निषाद। गुजरात देश के उन राज्यों में शामिल है जहां पर काफ़ी लंबे समय से शराबबंदी लागू है। और आपको बता दें, हाल ही में भूपेंद्र पटेल सरकार ने शराबबंदी का प्रतिबंध गांधीनगर से हटा दिया है और साथ ही कई नियमों और शर्तों पर इस प्रतिबंध को हटाया गया है। कई नियम रखे गए हैं जिस पर लोग शराब बेच सकेंगे और पी सकेंगे गांधीनगर में। बता दें, गुजरात सरकार ने बड़े फैसले में प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल गिफ्ट सिटी में शर्तों के साथ शराब के सेवन को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये पहला मौका है जब गुजरात में किसी स्थान पर शर्तों के साथ शराब के सेवन को मंजूरी मिली है। और आपको बता दें कि विपक्षी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को शराबबंदी में छूट के बहाने सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने सरकार के इस निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए आरोप लगाया है कि सरकार पिछले दरवाजे से शराबबंदी को समाप्त करने का काम कर रही है। राज्य में कानून और व्यवस्था बेहतर है, उसका प्रमुख कारण शराबबंदी है, इसलिए सरकार को अपना फैसला वापस ले लेना चाहिए। जहाँ एक और विपक्षी संगठन जो हैं वो सरकार के फैसले को वापस लेने की बात कर रहे हैं, तो वहीं पूरे गुजरात में ये मांग उठने लगी है कि गांधीनगर में तो फैसला जो लिया गया है वो पूरे गुजरात में फैसला लिया जाए। ये जो प्रतिबंध है ये हटाया जाए, गुजरात में पूरे गुजरात से ये प्रतिबंध हटाया जाए। कैमरा पर्सन सुशील बैल के साथ मैं ज्योति निषाद, इंडिया वॉइस। तो वहीं बारामूला में आतंकियों की कायराना करतूत एक बार फिर सामने आई है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य सिंह। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के बारामूला से आतंकियों की एक शर्मनाक घटना सामने निकल कर आई है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक रिटायर्ड SSP को आतंकियों ने गोली मार दी और गोली लगने से SSP घायल हुए और बाद में उनकी मौत हो गई। और आपको ये भी बता दें कि ये जो घटना है ये उस वक्त की है जब रिटायर्ड SSP नमाज अदा कर रहे थे और उस वक्त आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। साथ ही आपको बता दें, हत्या को अंजाम देने के बाद संदिग्ध आतंकी मौके से फरार हो गए हैं। सेवानिवृत्त SP का नाम मोहम्मद शफी बताया जा रहा है, जिन्हें आतंकियों ने उस समय गोली मारी जब वो मस्जिद में अजान दे रहे थे। इस घटना के संबंध में कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी दी कि आतंकियों ने
गांठमुला शीरी बारामूला के रहने वाले मोहम्मद शफी के ऊपर हमला किया था। रिटायर्ड एसएसपी पर गोलियां बरसाई गई। आतंकियों ने घटना को उस समय अंजाम दिया जब वो मस्जिद में अजान दे रहे थे। घटना के बाद गोली लगने के कारण उनकी मौत हो गई। इस घटना के संबंध में जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। फिलहाल रिटायर्ड एसएसपी पर हमला करने वाले आतंकियों की जानकारी सामने निकलकर नहीं आई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जम्मू कश्मीर पुलिस किस तरह से इस शर्मनाक घटना पर एक्शन लेती है और आतंकियों का आगे क्या होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। मैं आदित्य सिंह, कैमरामैन महेश के साथ। अलीगढ़ में असामाजिक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज। शहर के अति संवेदनशील क्षेत्र थाना दिल्ली गेट क्षेत्र से महज चंद कदमों की दूरी पर एक धार्मिक स्थल यानी मस्जिद पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा जय श्री राम का स्लोगन लिख दिया गया। साथ ही पास में ही कांग्रेस के बैनर पर भी जय श्री राम का एक स्लोगन लिख दिया गया, जिसके बाद कुछ अराजक तत्वों के द्वारा शहर का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और आनन फानन में भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात कर दिया गया। तो वहीं कहीं ना कहीं पुलिस ने आपसी सहमति से दोनों पक्षों को सामने बिठालकर समझौते के बाद आनन फानन में मस्जिद की दीवार पर जय श्री राम के स्लोगन को पेंट करवा दिया गया और उसको छपा दिया गया। तो वहीं कहीं ना कहीं पूरे मामले में आला अधिकारियों के द्वारा इसमें कार्रवाई का आदेश दे दिया है। इधर पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई करने में जुटी है। तो वहीं पूरे मामले में जानकारी देते हुए सपा से पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह के द्वारा मामले में पुलिस से एनएसए की कार्रवाई की गई है। तो वहीं पूर्व सपा के विधायक के द्वारा कहा गया है कि जिन लोगों ने भी इस तरीके का हरकत की है उन पर तत्काल पुलिस एनएसए की कार्रवाई करे। कहीं ना कहीं इन अराजक तत्वों के द्वारा शहर का माहौल ख़राब करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि चुनाव सर पर रखा हुआ है। उसके चलते कहीं ना कहीं इन जैसे लोगों ने शहर के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया है। तो वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के युवा नेता राजा भैया के द्वारा मामले में 24 घंटे के अंदर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं यूथ कांग्रेस के युवा नेता राजा के द्वारा कहा गया है कि पुलिस के द्वारा अगले 24 घंटे में अगर कार्रवाई नहीं की जाती और जिस तरीके से ये अराजक तत्वों के द्वारा शहर का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया है, तो हमारे द्वारा थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक तहरीर देकर मामले में एफआईआर की मांग की जाएगी और जो भी इस कृत्य में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी। इधर साफ तौर से पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि दोनों ही पक्षों को बैठाल कर मामले को शांत करा दिया। अभी फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। दोनों ही पक्षों की आपसी सुलह के बाद मस्जिद की दीवार पर पेंट करवा दिया गया है। अभी स्थिति सामान्य है। वहीं कहीं ना कहीं पुलिस पूरे मामले में अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी है। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। बदायूं में रिश्वत मामले में डिप्टी सीएम ने लिया बड़ा संज्ञान। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता सतीश सक्सेना। बदायूं जिले के उसावा ब्लॉक क्षेत्र में एक आईडियो वायरल हुआ था। ये आईडियो जो ब्लॉक से वायरल हुआ था वह एक लाभार्थी आवास के दिलाने के नाम पर कर्मचारी उनसे रिश्वत मांगने की आईडियो तेजी से वायरल हो रहा था। वहीं आपको बता दें कि बदायूं जिले के जो बिलसी क्षेत्र है वहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रोग्राम था। वहीं जब केशव प्रसाद मौर्य आए तो उन्होंने भी इस बात का संज्ञान लिया और जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने खुले मन से कहा कि जिन लोगों ने जो प्रार्थी से रुपए मांगे हैं उनकी जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई और विभागीय कार्रवाई है वो की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि जो अधिकारी हैं उन्होंने भी जो विकासखंड में जो सहायक था उसके लिए अभी ब्लॉक पर अटैच करने का कार्य किया है। वहीं उसके खिलाफ जांच चल रही है। जांच के बाद दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस, बदायूं। तो वहीं उत्तराखंड में भू कानून की मांग को लेकर विभिन्न संगठन द्वारा एकजुटता दिखाई गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता।
भू कानून की जो मांग है फिर एक बार तेज हो गई है और आज जो विभिन्न संगठन है वो यहाँ पर पहुंचे हैं परेड ग्राउंड के पास और इकट्ठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो युवा है, बुजुर्ग हैं या फिर कहा जाए जो आंदोलनकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उनकी मांग एक ही है जो उत्तराखंड का कहा जा सकता है जब बना था तो वहाँ के जो आंदोलनकारी थे उनका भी ये मांग थी कि भू कानून यहाँ पर बने और उसी के तहत आज हजारों की संख्या में परेड ग्राउंड के पास जो युवा है, महिलाएं हैं, विभिन्न संगठन है और साथ साथ राजनीतिक संगठन है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और आह्वान भी जो कहा जा सकता है जो आंदोलनकारी है उन्होंने ही किया था कि लोग अत्यधिक यहाँ पर पहुंचे। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि उत्तराखंड के तमाम जिलों, गांव और ब्लॉक से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और मांग यही है कि जो भू कानून है वो सख्त से सख्त यहाँ पर बने, जो भू माफिया है उनका राज यहाँ पर ना चले, साथ साथ जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको रोका जाए यहाँ पर जमीन लेने से। 1950 अधिनियम लागू करने की मांग की जा रही है, उसके तहत ये है कि 1950 से पहले जो जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको यहाँ पर जमीन देने का हक दिया जाए। आप देख सकते हैं यूपीडी भी यहाँ पर है, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर है, आम आदमी पार्टी यहाँ पर है, साथ साथ जो तमाम विपक्षी दल है वो भी यहाँ पर है और साथ साथ जो सामाजिक संगठन है वो सब एकजुट हो चुका है और सबकी मांग यही है कि जो भू कानून है वो ये यहाँ पर बनाया जाए। ये नहीं कैसे कहा जा सकता कि तमाम जो विपक्षी दल है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो साथ साथ सत्ताधारी पार्टी के भी लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है क्योंकि मांग सिर्फ भू कानून है, उत्तराखंड को बचाना है और उसके तहत जो लोग इकट्ठे हुए हैं क्योंकि आने वाला जो भविष्य है वो उत्तराखंड का होने वाला है, उनके बच्चों का होने वाला है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि ये भू कानून आए और जो आने वाला भविष्य है उत्तराखंड का वो सर्वे। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं निशान गुप्ता, इंडिया। तो वहीं उत्तराखंड में आज 2 बड़ी यात्राएं आयोजित हुई, लेकिन पुलिस का बड़ा फेलियर भी सामने आया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। रैली होनी है, एक भू कानून की मांग को लेकर विभिन्न संगठन यहाँ पर मौजूद है। दूसरी जो रैली है वो भाजपा की होनी है, युवा जो मोर्चा है यात्रा निकाली जा रही है और आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन का यहाँ फेलियर नजर आ रहा है कि दोनों यात्रा यहाँ पर क्रॉस हो चुकी है। अगर कुछ अराजकता यहाँ पर फैलती है तो कितना बड़ा नुकसान हम उसे कह सकते हैं क्योंकि देख सकते हैं जय श्री राम के यहाँ पर नारे लग रहे हैं। एक तरफ उत्तराखंड की जो मांग है कि भू कानून यहाँ पर लगे, पुलिस प्रशासन का इसे एक बहुत बड़ी चूक कह सकते हैं क्योंकि अगर उन्हें पहले से ही रोकना था तो सर्वे चौक पे उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन इसे एक फेलियर की तरह देखा जा सकता है क्योंकि पुलिस प्रशासन ने आज कई जो ट्रैफिक नियम रास्ते हैं उन्हें डाइवर्ट कर रखा था, लेकिन जिस तरह से ये यात्रा को यहाँ पर घुसाया गया है उससे कहीं ना कहीं जो अराजकता है वो फैल सकती थी। लेकिन फिलहाल जो पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर जो मोर्चा है वो संभाल लिया है और कहीं ना कहीं जो लोगों को वो शांत करके दूसरी तरफ ले गई है। कैमरा जर्नलिस्ट हर्ष निहाल के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया। हमारे संवाददाता राजू तिवारी। रायबरेली पुलिस ऑफिस में अफरा तफरी का माहौल उस वक्त मच गया जब एक युवती डीसीआरबी में तैनात सिपाही पर प्यार के झांसे देकर उसके साथ शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाते हुए वहां पर हंगामा काटने लगी। बता दें कि सिपाही पर यह आरोप लगाया युवती ने कि जब वो हरदोई जनपद के शाहजहांपुर कोतवाली में तैनात था तो उसने युवती अर्चना से प्यार का इजहार किया और उसको जो है प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ लंबे अरसे तक शारीरिक शोषण करता रहा, जिसके बाद युवती ने उसके ऊपर यह भी आरोप लगाया कि वहां से ट्रांसफर होने के बाद वो उससे बातचीत करना बंद कर दिया और उसके बाद युवती ने किसी तरह से खोजबीन का प्रयास करने पर उसको पता चला कि रायबरेली जनपद के डीसीआरबी में सिपाही तैनात है। बता दें कि जिस तरह से सिपाही ने पूरे तरह से मामले को नकारा है और सिपाही का कहना है कि वो इस युवती को जानता पहचानता नहीं है और इसी तरह की बातें उसके द्वारा कही गई हैं, लेकिन साफ तौर पर युवती ने जो तस्वीरें साझा की है वो चौंकाने वाली हैं। आर्य मंदिर में उसने शादी की तस्वीरें साझा की और मीडिया को दिखाते हुए बताया है कि आर्य समाज के मंदिर में युवती से युवक उस सिपाही के द्वारा शादी किया गया है, लेकिन सिपाही जो डीसीआरबी रायबरेली में तैनात है उसका साफ तौर पे कहना है कि युवती इसी तरह से इनका एक गैंग है और जो नौकरी पेशे वाले लड़के हैं उनको इस तरह से जाल में फंसाकर उनके ऊपर मुकदमा लिखवाती है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर रायबरेली पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने तत्काल जो सिपाही अमित है उसको निलंबित कर दिया और पूरे मामले की गहनता से जांच करने के लिए सीओ सिटी अमित सिंह को कहा गया है। हालांकि इस पूरे मामले में अब जांच किस
पायदान तक जाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से एसपी आलोक प्रियदर्शी ने तत्परता दिखाई उससे साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है कि पारदर्शी जांच किए जाने की पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है। हालांकि युवती ने जिस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा एसपी ऑफिस में पहुंचकर किया है उसके द्वारा आरोप लगाया गया है कि शादी का झांसा देकर जो सिपाही अमित है उसके द्वारा लंबे अरसे से उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया है और वो इसी तरह से बरगला कर उसे शादी करने की बात कही थी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से पूरी मामले से मुकरता हुआ सिपाही दिखाई पड़ रहा है, क्या ऐसी युवती को रायबरेली पुलिस न्याय दे पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से युवती गैर जनपद से आकर रायबरेली जिले आई थी और उसने जो सिपाही है सिपाही की सर्विस बुक में अपने नाम की नामनी डलाने की बात कह रही है और पूरी तरह से उसकी पत्नी बनने की बात कह रही है। राजू तिवारी, इंडिया वाइज। तो वहीं बीजेपी ने 2024 चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दें हमारे संवाददाता अजीत कुमार। एक तरफ राम मंदिर का भव्य निर्माण तो दूसरी तरफ 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव। जी हां, दोनों ही मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार या कहे भाजपा एक्टिव मोड में आ चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय दफ्तर पर एक बड़ी बैठक हुई जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित हुए और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक की गई। इस बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा कि 2024 में जो जनवरी में राम मंदिर के भव्य निर्माण को लेकर के जो कार्यक्रम है उसे किस तरीके से भव्य बनाया जाए। आपको बता दें कि भाजपा की तरफ से विशेष नीति बनाई जा रही है कि बूथ स्तर पर लोगों के पास पहुंचा जाए और राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होना है उसको लेकर के न केवल लोगों को जागरूक किया जाए बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी बनाने के लिए भी इस बैठक में विशेष चर्चा की गई। इसके अलावा 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं तो ऐसे में किस तरीके से रणनीति होगी, इन रणनीतियों पर भी चर्चा की गई। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले 10 साल में जो कार्य किया गया है उन कार्यों को किस तरीके से जन जन तक पहुँचाया जाना है, इन चीज़ों को लेकर के आज की इस बैठक में चर्चा की गई। आपको बता दें कि इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा तमाम जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी पहुंचे, इसके अलावा तमाम प्रदेश के प्रभारी महासचिव ऐसे तमाम पदाधिकारी उपस्थित हुए और ये बैठक अमित शाह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस। अगली खबर फतेहपुर से है जहां फतेहपुर में ई रिक्शा चालक पर गंभीर आरोप लगे हैं। क्या है आरोप, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पुतुल पंडित। जिले के जहानाबाद थाना क्षेत्र का है पूरा मामला, जहां स्कूल से लौट रही 8वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात। आपको बता दें, ई रिक्शा चालक ने खेत में ले जाकर छात्रा से किया दुष्कर्म। वहीं पीड़िता घर जब नहीं पहुंची तो खेतों में मिली बेसुध। वहीं पीड़िता की पिता की तहरीर पर आरोपी राजू के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा और विधिक कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। आपको बता दें, पूरा मामला जहानाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां पर स्कूल से वापस आ रही छात्रा को घर छोड़ने के बहाने ई रिक्शा चालक ने बैठाया और उसको खेत में ले जाकर किया दुष्कर्म। आपको बता दें, वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। जहानाबाद थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। इंडिया वॉइस के लिए फतेहपुर से भीमशंकर की रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।